हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं फिर से आपके लिए वापस आ चुका हूं यहाँ पर आपके इस YouTube के प्लेटफॉर्म पर आपके कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। जो हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो था क्लास 10th और 11th को लेकर, दैट वाज आवर सेंसरी ऑर्गन दैट इज आई। आज हम एक और सेंसरी ऑर्गन को स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज ह्यूमन ईयर। बच्चों, जब हम बात करते हैं ईयर्स की, जनरली लोगों को ये पता होता है कि ईयर्स हेल्प इन हेयरिंग, बट अलोंग विद हेयरिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे ईयर्स हैं उनका कुछ पार्ट हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन करता है। तो ईयर्स आर द सेंसरी ऑर्गन्स which help in hearing as well as they maintain body balance. They maintain body balance. Now, जब हम बात करते हैं ह्यूमन ईयर की, जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, मैंने एक रफ डायग्राम ड्रॉ किया है जिसके सारे पार्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और सारे स्ट्रक्चर्स को एक एक करके हम रीड करेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर, ह्यूमन ईयर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड इज मिडिल ईयर एंड थर्ड इज इंटरनल ईयर और इनर ईयर। इन सारे स्ट्रक्चर्स का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे बच्चों, हम बात करें एक्सटर्नल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ this structure is called ear pinna. This second canal or tubular like structure is called external auditory meatus. External auditory meatus, and this structure is called eardrum. So guys, here external ear की अगर हम बात करें, यहां पर मैंने 3 स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ किया है। वन इज ईयर पिन्ना। बच्चों, ईयर पिन्ना is the main unique character of class Mammalia. Class Mammalia की जो members होते हैं उनका one of the unique feature is presence of ear pinna. Ear pinna vertebrates में एम्फीबिया, फिशेज, रेप्टाइल्स, इन सारे मेंबर्स में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्लास मैमेलिया में प्रेजेंट होता है। ईयर पिन्ना बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, और इलास्टिक कार्टिलेज की इलास्टिसिटी की वजह से ही हम इसको फोल्ड कर पाते हैं। अदरवाइज अगर ये रिजिड होता, ये बोनी होता, तो ये फोल्ड नहीं हो पाता। क्लियर दिस थिंग? सो गाइज, ईयर पिन्ना इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। हियर आई एम राइटिंग हियर, ईयर पिन्ना is made up of elastic cartilage। और my dear students, ear pinna का जो function होता है वो function है to collect sound vibrations। जो भी कुछ हम बोलते हैं, सामने वाला सुन रहा है, तो वो जो सामने वाला जो भी वर्ड्स हमारे डिक्टेट कर पा रहा है, सुन पा रहा है, उसके पीछे उन साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के पीछे जो स्ट्रक्चर है, दैट इज ईयर पिन्ना। तो ईयर पिन्ना हेल्प इन कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। क्लियर दिस थिंग? नाउ द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus को हम बच्चों एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज ऑडिटरी कैनाल। दिस ऑडिटरी कैनाल
रिसीव द साउंड वाइब्रेशंस बाय द हेल्प ऑफ ईयर पिन्ना, और उन साउंड वेव्स को वो आगे मूव कराती है। ये जो ईयर पिन्ना है और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, इन स्ट्रक्चर्स में यहां पर कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। उन ग्लैंड्स को बच्चों हम नाम देते हैं सेरुमिनस ग्लैंड्स। ईयर पिन्ना एज वेल एज ऑडिटरी कैनाल कंटेन some group of cells that is called ceruminous glands। बच्चों ये जो ग्लैंड्स हैं, इन ग्लैंड्स के साथ साथ यहां पर हेयर सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं? हेयर सेल्स। These ceruminous glands produce a secretion that is called cerumen, that is a wax like secretion, and this cerumen or wax like secretion along with hair cells, I am again repeating, this wax like secretion along with hair cells prevent the entry of dust particle। जो भी यहां से देखो, यहां पर कोई पार्टीशन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे ईयर में इजीली एंटर कर सकते हैं, बट वो एंटर ना करें इसीलिए ईयर पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के जंक्शन पर वैक्स सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं। उन वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स को हम सेरुमिनस ग्लैंड्स कहते हैं। ये वैक्स सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हेयर सेल्स के साथ डस्ट पार्टिकल को अंदर एंटर नहीं होने देती। क्लियर दिस थिंग? नाउ दीज साउंड वेव्स, जो साउंड वेव्स ईयर पिन्ना कलेक्ट कर रहा है, दीज साउंड वेव्स डायरेक्टली हिट द स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड ईयर ड्रम। These sound waves directly hit the structure which is called eardrum। बच्चों eardrum को हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में tympanic membrane भी कहते हैं। I am writing here the eardrum is also called tympanic membrane। और जैसे ही साउंड वेव्स tympanic membrane को हिट करती हैं, जैसे ही साउंड वेव्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करती हैं, इस मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? वाइब्रेशंस। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस ईयर ड्रम और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टुवर्ड्स आउटसाइड it is lined by epithelium, towards outside it is lined by skin epithelial tissue, and internally it is lined by mucous membrane। internally it is lined by mucous membrane। तो tympanic membrane outer side लाइंड होती है एपिथेलियल टिश्यू से, एपिथेलियम से, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड सेकंड इनर साइड इट इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इनर लाइनिंग म्यूकस की बनी होती है, आउटर लाइनिंग एपिथेलियम की बनी होती है। So guys, this is about these three structure: ear pinna, external auditory meatus and tympanic membrane। I am again repeating in a brief। साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम जो स्ट्रक्चर करता है, that is called ear pinna, which is a unique feature of mammals। साउंड वेव्स को कलेक्ट करके वो ट्रांसफर करता है
एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस में, जिसको हम ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ये साउंड वेव्स जाकर हिट करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ऑडिटरी कैनाल और ईयर पिन्ना में सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लैंड्स अलोंग विद हेयर सेल्स प्रिवेंट करते हैं डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को, और जब साउंड वेव्स हिट करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, और ये वाइब्रेशंस आगे मूव करते हैं। Tympanic membrane, on outer side it is lined by epithelium, and on inner side it is lined by mucous membrane. So this is about external part of ear. Clear? अब बच्चों हम आते हैं मिडिल ईयर में। जब हम बात करते हैं मिडिल ईयर की, मिडिल ईयर कंसिस्ट ऑफ these three small bones which are collectively called ear ossicles, which are called ear ossicles. जब हम बच्चों बात करते हैं ear ossicles की, तो इन ear ossicles में जो फर्स्ट ear ossicle है which is attached to tympanic membrane, that is called malleus. The second is called incus, and the third one is called strip. This stapes or strip bone is the smallest bone of human body. जैसे हम बात करते हैं लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोन की, तो बच्चों को ये याद रहता है कि स्मॉलेस्ट बोन हमारे ईयर में प्रेजेंट होती है, बट जनरली वो उसका नाम भूल जाते हैं। तो बच्चों अब ये नाम नहीं भूलना है। द मिडिल ईयर कंटेन ear ossicles. Ear ossicles are 3 in number: malleus, incus, and stapes. And stapes is the smallest bone of human body. I am again repeating, stapes is the smallest bone of human body. Malleus का जो शेप होता है that is hammer shape. Incus is called anvil shape, and stapes contain stirrup shape. So these are the other names of ear ossicles on the basis of their shape. ये भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो malleus is attached to tympanic membrane and stapes is attached to internal ear. वो कैसे इंटरनल ईयर से कनेक्ट होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। बच्चों, stapes open into internal ear through a window, through a opening. That opening is called oval window. That opening is called oval window. Oval window को हम एक नाम और भी देते हैं बच्चों, that is called fenestra ovalis. Oval window is also called fenestra ovalis. And इस oval window के साथ साथ एक और छोटी सी ओपनिंग इंटरनल ईयर में होती है, जो ओवल विंडो के नीचे प्रेजेंट होती है, और वो छोटी सी ओपनिंग जो नीचे प्रेजेंट होती है बच्चों, उस ओपनिंग को हम नाम देते हैं राउंड विंडो. दैट ओपनिंग इज कॉल्ड राउंड विंडो. बट जस्ट रिमेंबर, स्टेपीज ओपन इनटू इनर ईयर थ्रू ओवल विंडो. राउंड विंडो का भी एक दूसरा नाम होता है फेनिस्ट्रा रोटेंडस. फेनिस्ट्रा रोटेंडस. Clear this thing. So this one is external ear, this one is middle ear. Middle ear, ear ossicle, malleus, incus, stapes, which open into internal ear through oval window. It also contain one another structure that is called round window. Clear this thing. Now these ear ossicles are the bony structures.
they are the solid structures. As we know, when sound waves move from air into a bony structure, their intensity increases. I am again repeating, as sound waves move from air into a solid media, their intensity increases. तो बच्चों, जब ये साउंड वेव्स इन बोनी स्ट्रक्चर से होते हुए इंटरनल ईयर में एंटर करती हैं, तो उन साउंड वेव्स की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है. क्लियर दिस थिंग? नाउ दिस वन मोर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which is coming from middle ear, and this tubular structure open into neck region. neck region में एक पार्ट होता है pharynx का nasal cavity के सामने. that part is called nasopharynx. that part is called nasopharynx. So this tympanic tube open into nasopharynx. And what is the function of this tympanic tube? This tympanic tube is also called eustachian tube. Guys, this tube is also made up of elastic cartilage. This tube is also made up of elastic cartilage. This tube is also called pharyngotympanic tube because it connects pharynx to the tympanum. Tympanum means middle ear. That's why it is also called pharyngotympanic tube. Now, what is the role of this eustachian tube? This eustachian tube help or maintain or equalize the pressure on either side of our body. हमारे बॉडी के अंदर और हमारे ईयर के बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करने का काम करती है ये यूस्टेशियन ट्यूब. इस ट्यूब का इंपॉर्टेंस हमें नॉर्मल वे में तो समझ में नहीं आता, बट व्हेन वी वर इन फ्लाइट, जब हम एरोप्लेन में होते हैं बच्चों, और जब वो प्लेन बहुत ज्यादा हाइट पर जाता है, तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनके ईयर में पेन स्टार्ट होने लगता है. इवन दे आर नॉट एबल टू हेयर एनी वर्ड्स. उसका रीजन होता है इस यूस्टेशियन ट्यूब के दोनों तरफ का प्रेशर इक्वलाइज या मेंटेन ना कर पाना, और उस टाइम पर ईयर में बहुत ही शार्प शूटिंग पेन होता है. दैट पेन इज ड्यू टू अनइक्वल प्रेशर ऑन आइदर साइड ऑफ ह्यूमन बॉडी. क्लियर दिस थिंग? अब बच्चों हम बात करते हैं इनर ईयर की. इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द वन कंपोनेंट, एंड जो उसके ऊपर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज द अनदर कंपोनेंट. सो इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. बट यहां पर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें क्या जानना है बच्चों? इंटरनल ईयर और इनर ईयर को स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. आई एम अगेन रिपीटिंग, inner ear or internal ear is divided structurally into two parts as well as functionally also. देखो बच्चों कैसे, जब हम बात करते हैं इनर ईयर की, इनर ईयर कंसिस्ट ऑफ वेस्टिबुलर apparatus, this one, this circular portion, that is called vestibular apparatus, and this lower one coiled structure, it is called cochlear apparatus. It is called cochlear apparatus. This vestibular apparatus further consists of two parts. These three structures are called semicircular canal.
3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर प्रेजेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये तीनों की तीनों सेमी सर्कुलर कैनाल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। कैसे होती हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। तो these 3 semicircular canals are the part of vestibular apparatus. Vestibular apparatus also contain these green colored structures which are called utriculus and sacculus. Utriculus and sacculus. My dear students, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि इंटरनल ईयर और ईयर इज एसोसिएटेड विद बैलेंस ऑफ बॉडी। तो दिस इज द पार्ट वेस्टिबुलर एपरेटस विच मेंटेन बैलेंस ऑफ आवर बॉडी एंड सेमी सर्कुलर कैनाल मेंटेन डायनामिक बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। जब हम मूव करते हैं, हम डांस करते हैं, हम रनिंग करते हैं एट दैट टाइम, और जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े हुए हैं, रुके हुए हैं, स्टैटिक पोजीशन में खड़े हुए हैं, दैट बैलेंस इज मेंटेन बाय यूट्रिकुलस एंड सैकुलस। सो डायनामिक बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय semicircular canal and utriculus and sacculus maintain static balance of our body. Now this cochlear apparatus, it contain one important structure that is called organ of Corti, and this organ of Corti is the main organ which is associated with hearing. तो बच्चों, ईयर के दोनों फंक्शन, चाहे वो हेयरिंग हो चाहे बैलेंस को मेंटेन करना हो, ये दोनों फंक्शन ईयर का कौन सा पार्ट करता है? इनर ईयर। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इनर ईयर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब हम आते हैं स्ट्रक्चरली इनर ईयर को स्टडी करने। देखो बच्चों, इनर ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड लैबिरिंथ, और अगर हम स्ट्रक्चरली बात करें तो स्ट्रक्चरली इनर ईयर में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। आउटर पार्ट दैट इज कॉल्ड बोनी लैबिरिंथ, जो आउटर पार्ट होता है वो कहलाता है बोनी लैबिरिंथ। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो इनर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। सो structurally inner ear consists of outer bony part and inner membranous part. One is called bony labyrinth, second is called membranous labyrinth. Bony labyrinth contain a fluid that is called perilymph, while membranous labyrinth contain a fluid that is called endolymph. These two fluids are also present in inner ear. Now, what is the relation between this structural component and this functional component? ये सबसे important task है कि हम इनर ईयर को यहां पर फंक्शनली और स्ट्रक्चरली दोनों साथ में स्टडी क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूं। ये जो आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, जिनको हमने नाम दिया सेमी सर्कुलर कैनाल। आइए हम इन स्ट्रक्चर्स को स्ट्रक्चरली आपको एक्सप्लेन करते हैं। देखो बच्चों, दिस वन इज वन सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, अब इसको मैं
इन दोनों स्ट्रक्चर्स की हेल्प से बना रहा हूं। देखना ध्यान से बच्चों, ये इतना सिंपल सा दिखने वाला सेमी सर्कुलर कैनाल एक्चुअली होता इस तरीके से। अगर हम इस ईयर का माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देगा। देखो बच्चों, ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है, आउटर पोर्शन, दैट इज कॉल्ड बोनी लैब्रिन्थ। और इस बोनी लैब्रिन्थ में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होगा? पेरिलिम्फ। बच्चों, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होगा? पेरिलिम्फ। क्लियर दिस थिंग? नाउ इस ब्लैक कलर के सर्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर जो ये ब्लैक कलर का, सॉरी, जो ब्लू कलर के अंदर जो ब्लैक कलर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्लैक कलर का जो स्ट्रक्चर है, डॉटेड स्ट्रक्चर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंडोलिम्फ को। और ये ब्लैक कलर इंटरनल स्ट्रक्चर इज बेसिकली मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। क्लियर दिस पॉइंट? दैट मीन्स चाहे सेमी सर्कुलर कैनाल हो, चाहे यूट्रिकुलस सेकुलस हो, चाहे कॉक्लिया हो, इन तीनों फंक्शनल पार्ट को जब हम स्ट्रक्चरली देखेंगे तो उनमें बाहर की तरफ बोनी लैब्रिन्थ होगा और अंदर की साइड मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ होगा। बोनी लैब्रिन्थ में पेरिलिम्फ होगा और मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में एंडोलिम्फ होगा। Clear this point? So this is the functional component, these are the structural component, और जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अभी जब हम कॉक्लिया के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको कॉक्लिया का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर में बोनी लैब्रिन्थ कैसे बना होता है, मेम्ब्रेनस कैसे बना होता है। बट एक सिंपल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसकी हेल्प ली। किसकी? सेमी सर्कुलर कैनाल। क्लियर दिस थिंग? नाउ बच्चों, सेमी सर्कुलर कैनाल, यूट्रिकुलस सेकुलस, जो कि हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करती हैं, इन स्ट्रक्चर्स से अटैच्ड होती है नर्व, और वो नर्व होती है ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी नर्व का एक पार्ट होता है वेस्टिबुलर नर्व। वो वेस्टिबुलर नर्व इन स्ट्रक्चर्स से कनेक्ट होती है, वेस्टिबुलर एपरेटस से कनेक्ट होती है, एंड दैट कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स ब्रेन। दैट कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स ब्रेन। तो बच्चों, हमारी बॉडी का जो भी सेंसरी ऑर्गन है वो इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व के थ्रू कहां भेजता है? ब्रेन में। क्लियर दिस थिंग? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉक्लियर एपरेटस, लोकेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, और कैसे हेल्प करते हैं ये स्ट्रक्चर्स हेयरिंग में। ओके, आइए देखते हैं। देखो बच्चों, जब हम इस कॉक्लिया की बात करते हैं, अगर हम इसको सिंपली फॉर्म में बनाएं, इट विल बी लाइक दिस। ओके, बट अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में बोनी लैब्रिन्थ और मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ के फॉर्म में बनाते हैं। देखो बच्चों, ये जो ब्लैक कलर आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट रिप्रेजेंट बोनी लैब्रिन्थ।
और इसके अंदर फ्लूइड होगा पेरिलिम्फ। और जो ये रेड कलर बच्चों स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, और इसके अंदर जो फ्लूइड होगा दैट विल बी एंडोलिम्फ, दैट विल बी एंडोलिम्फ। अब हम इस क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को स्ट्रेट करते हैं। देखो बच्चों, दिस वन इज अ मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ एंड दिस वन इज अ बोनी लैब्रिन्थ। इसको हमने ऐसे स्ट्रेट कर दिया, क्लियर। अब मैं इसको एक प्रॉपर डायग्राम के फॉर्म में बनाता हूं। This one, this inner portion is called membranous labyrinth, this outer portion is called bony labyrinth। और बच्चों यहां पर जो ओपनिंग होती है this is the opening, oval window, और यहां पर जो ओपनिंग होती है this is the opening that is round window। So how oval window and round window is connected to cochlea, it is described here। oval window and round window। अब देखो बच्चों, ये बोनी लैब्रिन्थ है, ये भी बोनी लैब्रिन्थ है, ये भी बोनी लैब्रिन्थ है। तो यहां पर तो होगा पेरिलिम्फ। क्या होगा? पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ, पेरिलिम्फ। और ये जो है मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ है, इसमें क्या होगा? एंडोलिम्फ। क्लियर? नाउ दिस पार्ट, this membranous labyrinth consists of two structure, two partitions। this one is a upper partition, this one is a lower partition। तो बच्चों ये जो membranous labyrinth का स्ट्रक्चर है उसमें ये जो अपर मेम्ब्रेन है membranous labyrinth की, इसको हम नाम देते हैं रीजनर्स मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं बच्चों? रीजनर्स मेम्ब्रेन। एंड दिस लोअर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड बेसिलर मेम्ब्रेन। These two membranes of membranous labyrinth, that is Reijner's membrane and basilar membrane, ये पूरे कॉक्लिया को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कॉक्लिया का वो पार्ट जो वेस्टिबुलर एपरेटस के पास है, दिस अपर पार्ट, ओवल विंडो के पास वाला पार्ट जो किसकी तरफ है? वेस्टिबुलर एपरेटस। और राउंड विंडो वाला पार्ट किसकी तरफ है? टिम्पैनिक ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब। तो बच्चों इस अपर पार्ट को जो कि वेस्टिबुलर एपरेटस के पास में है, इसको नाम दिया जाता है स्केला वेस्टिबुलाe, और नीचे वाले पार्ट को नाम दिया जाता है स्केला टिम्पेनाe। And this scala vestibuli towards vestibular apparatus, this scala tympani towards tympanic tube, and this middle portion is called scala media। This middle portion is called scala media। Clear this point? I am again repeating, I just opened this coiled structure जिससे कि मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ बीच में, बोनी लैब्रिन्थ सराउंडिंग में। जब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं तो मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ की जो मेम्ब्रेन्स हैं, रीजनर्स मेम्ब्रेन एंड बेसिलर मेम्ब्रेन, ये इस पूरे स्ट्रक्चर को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अपर पार्ट स्केला वेस्टिबुलाe, लोअर मोस्ट पार्ट स्केला टिम्पेनाe,
and middle part scala media. Now, the most important structure which is called organ of Corti. This organ of Corti consists of a group of hair cells, and these hair cells are located at basilar membrane. बच्चों, this group of hair cells is called organ of Corti. This is a very important question regarding location कि organ of Corti की लोकेशन क्या होती है. तो organ of Corti की लोकेशन होती है बेसिलर मेम्ब्रेन. क्या होती है बच्चों? बेसिलर मेम्ब्रेन. नाउ, इस हेयर सेल्स के ऊपर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. इन हेयर सेल्स के ऊपर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको हम नाम देते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. जिसको नाम क्या देते हैं बच्चों? हम टेक्टोरियल मेम्ब्रेन. और इन हेयर सेल्स के बेस पर नर्व फाइबर्स निकले होते हैं, और ये सारे नर्व फाइबर्स नर्व से अटैच होते हैं, और वो नर्व है कॉक्लियर नर्व. कौन सी नर्व है बच्चों? कॉक्लियर नर्व. नाउ, जब हमारे ईयर पिन्ना साउंड वेव्स, साउंड वाइब्रेशंस रिसीव करते हैं, वो वाइब्रेशंस ऑडिटरी कैनाल से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करते हैं. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है, वो वाइब्रेशन ईयर ऑसिकल्स लेते हैं. ईयर ऑसिकल्स में वो वाइब्रेशन इंटेंसिफाई होते हैं. फिर वो वाइब्रेशन स्टेपीज से होते हुए ओवल विंडो से एंटर करते हैं. जब वो बच्चों वाइब्रेशन ओवल विंडो से एंटर करते हैं तो वो वाइब्रेशन इस पूरे फ्लूइड में फैल जाते हैं. जब वो पूरे फ्लूइड में मूव करते हैं तो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन है उसमें भी वाइब्रेशन होता है. और जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा, जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, जैसे ही बेसिलर मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन होगा, उनकी हेयर सेल्स ऊपर प्रेजेंट टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से हिट करेंगी, और जैसे ही हेयर सेल्स टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को हिट करेगी वो बेंड हो जाएगी. जैसे ही हेयर सेल टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को हिट करेगी वो बेंड हो जाएगी. यही बेंडिंग ऑफ हेयर सेल्स इंफॉर्मेशन भेजती है नर्व फाइबर्स को, जो कि ब्रेन में इंफॉर्मेशन ले जाकर साउंड को रिकॉग्नाइज करते हैं. So guys, this is about the mechanism of hearing. If you guys still have any doubt regarding the structure of ear or internal ear, you can ask me anytime. Clear this thing? I just hope आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो you can ask anytime. Thank you so much. God bless you.